क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक्स के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ, इस क्लास में हम 6 मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स के देखेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए ये है आपका सेट ए, इसके बाद ये सेट बी, सेट सी, सेट सी के बाद में सेट डी, सेट ई और सेट एफ। ठीक है, तो ये आपके 6 तरह के इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर रहेंगे और साथ में आपकी रहेगी एक स्पेशल पीडीएफ जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर एनसीईआरटी कोचिंग पर मिल जाएगी। अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस एक ही क्लास में आज हम 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स के 6 मॉडल पेपर इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से आउट नहीं जाने वाला है क्योंकि 6 मॉडल पेपर में मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ और कुछ ऐसे प्योर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप क्लास को पूरी अटेंड जरूर कीजिएगा और इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरी क्लास न दूसरा वीडियो इकोनॉमिक्स का देखना पड़ेगा। ठीक है, इस एक ही क्लास में आपका प्रॉपर काम बन जाएगा और आप 80 के 80 नंबर इस क्लास से अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का सेट ए सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्लास को देखने से पहले आप धैर्य और शांति बनाकर जरूर रखिएगा। ठीक है, पूरी क्लास आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लंबी रहेगी लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, ना हिचकिचाना है। देखिए आपको क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेना है ताकि आप सभी 80 में से 80 नंबर कवर कर सकें। ठीक है, मेहनत तो थोड़ी बहुत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि 80 में से 80 नंबर लाने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया, क्या कहा गया? तो यू टर्न नीति। ठीक है, दूसरा है सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? गॉटफ्राइड एकेनवाल। तीसरा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो इसका स्वरूप रहेगा मिश्रित। क्या रहेगा? मिश्रित। सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, तो किस पे? आंकड़ों के संकलन के पूर्व। ठीक है, पांचवा है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और छठा है जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला देखिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज कॉल्ड, तो इसका रहेगा यू टर्न पॉलिसी। दूसरा है द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इज, तो इसका आएगा गॉडफ्राइड एकेनवाल। तीसरा है द नेचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज, ये है मिक्सड यानी कि मिश्रित। चौथा है व्हेन ए पर्सन बाइज गुड्स टू सेक्रीफाई हिज वांटेड इट इज कॉल्ड, तो इसका आपका बनेगा द ब्रिटिश पीरियड, इसका रहेगा फाइनली, सॉरी ये आपका काका हो गया, मैंने ये, ठीक है चौथा है ना, चौथे का आपका ए रहेगा। पांचवा देखिए, हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश
पीरियड, तो इसका होगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड टर्म माइंड, तो इसका रहेगा आपका पहला बिफोर। ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसी तरह से हम हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन को अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है नए उभरते रोजगार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, तो ये रहेगा आपका सेवा। ठीक है। अगला है किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बना कुल कोण खालिस्तान होता है 360 डिग्री का। तीसरा है सतत विकास में खालिस्तान संरक्षण पर बल दिया जाता है संसाधनों के, इसमें आएगा संसाधनों के संरक्षण पे। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान कहलाता है। वर्ग अंतराल। अगला है नई आर्थिक नीति को सन खालिस्तान में अपनाया गया 1991 में। वर्गीकरण खालिस्तान का आधार है, तो किसका आधार है? विशेषताओं का। विशेषताएं। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ठीक हो गया आपका। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि सूचकांक का आर्थिक वायुमापक यंत्र है, तो यह सत्य है। दूसरा है माध्यिका सदैव समांतर माध्य एवं बहुलक के बीच होती है, तो ये असत्य है। ठीक है। अगला है भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण लेता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है। अगला है समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, असत्य। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ±1 से अधिक हो सकता है, असत्य। किसी ऋणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को भूयिष्ठक कहते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, पहला ट्रू और लास्ट का ट्रू, बाकी के आपके पूरे फाल्स से बीच के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी। पहली जोड़ी है आपकी श्रेणी का n/2 व पद, यह है श्रेणी का मध्य पद। श्रेणी का n/4 व पद, यह है जैविक तथा अजैविक। तो दूसरे का आपका रहेगा प्रथम चतुर्थक। ठीक है, ये आपका दूसरा। श्रेणी का 3n/4 व पद, यह है तृतीयक चतुर्थक। मानव पूंजी है सक्रिय पूंजी। और भौतिक पूंजी है निष्क्रिय पूंजी। ठीक है। मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत स्वास्थ्य और पर्यावरण के तत्व जैविक तथा अजैविक। ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से, और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो आपका रहता है बहुउच्च, उच्च, मध्यम, ठीक है, इस तरह के। मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत बताइए। शिक्षा में निवेश और स्वास्थ्य में निवेश, ठीक है। पहला है शिक्षा में निवेश और दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश। चलिए हो गया। इसके बाद में तीसरा, किसी एक ऐसे चर का नाम बताइए कि जिसका परिशुद्ध मापन कठिन हो। तो वो है आपकी संतुष्टि, ठीक है, इसका आंसर रहेगा संतुष्टि। अगला है, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो 1988 में। पांचवा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो खाद्य और पेय पदार्थ के लिए। खाद्य और पेय पदार्थ, ठीक है। अगला है, आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ठीक है। किसी एक नवीनीकरणीय संसाधन का नाम बताइए। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बारीकी से आप इस पे काम कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक। चलिए छठा प्रश्न देखिए, विस्तार की परिभाषा लिखिए। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन क्या करता है? भौतिक और मानव पूंजी में अंतर बताने हैं। स्वनियोजी श्रमिक किसे कहा जाता है? तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में यह अथवा आपका 12वां, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं? प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं? उपभोग का अर्थ बताना है। आर्थिक प्रणाली क्या है? ठीक। उच्च पैदावार वाली किस्म बीज क्या होते हैं? ठीक है। 17वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंकड़ा संग्रहण की व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के कहीं 3 बिंदु बताने हैं। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे? निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता है? ये, ठीक है। तो ये है आपका 21वें का अथवा, ठीक है। रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखिए। 22वां है, बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण व दोष संक्षिप्त में समझाइए, ठीक है। 23वां है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? ठीक। तो ये आपका सेट ए हुआ। चलिए तो सेट ए के हमने सारे प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद में देखिए अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे सेट बी को। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका सेट बी है। तो सेट ए को हम जिस तरह से सोल्व करते आए हैं, इसी तरह से हम सेट बी के भी सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, 2006 में, 1950 में कि 1948 में? तो इसका आंसर है 2005 में। दूसरा है, नई आर्थिक नीति आरंभ की गई। तो कब की गई? तो 1991 में, ठीक है। तीसरा है कि जब आप कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं।
तो आप कहलाते हैं कर्मचारी। क्या कहलाएंगे? कर्मचारी। चौथा है चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1958 में किया गया। कब? 1958। पांचवा है दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? द्विचर वितरण के नाम से। छठा है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेषण हो गए। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए रहेगा। ठीक है, चौथे का सी, पांचवे का सी और लास्ट का रहेगा ऑल ऑफ द एबो। ये ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। चलिए तो पहला है ग्रामीण विकास एक खालिस्तान शब्द है। तो ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। दूसरा है खालिस्तान आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। शेयर बाजार, शेयर बाजार के रूप में। तीसरा है स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण खालिस्तान वर्गीकरण कहलाता है। स्थानिक। चौथा है पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। भूमंडलीय तापन, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके चौथे का आंसर। इसको हम कहेंगे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। पांचवा माध्यिका उस चर का स्थैतिक मान है जो वितरण को खालिस्तान भागों में बांट देता है। तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2। ठीक है। और छठा है वर्ष खालिस्तान में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। तो 2009 में। कब? 2009 में। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए इनको मैं फिल कर देती हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। 193 देशों में, ठीक है, 193 देश में से 130वें देश पर भारत है। ठीक है। चीन, और जबकि चीन का स्थान सबसे बेहतर है। ठीक। दूसरा है शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। ये आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक। तीसरा है सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। तो ये असत्य है। ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन करती है। तो मात्रात्मक और यदि गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गुणात्मक, ठीक है, इन दोनों का अध्ययन करती है। चौथा है निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग से है। तो ये आपका सत्य है। तोरण को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। सत्य। श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहला आपका फाल्स, दूसरा भी फाल्स, तीसरा फाल्स, ये बाकी के आपके ट्रू रहेंगे। ठीक है। 3 इसमें सत्य और 3 असत्य रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सही जोड़ी।
पहली है श्रेणी में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक। दूसरी है परास अपान विस्तार, ये है R = L - S, ये आपकी दूसरी। सहसंबंध गुणांक का मान होता है 1 से -1 से +1 के बीच। आधार वर्ष सूचकांक का मान 100 और TISCO की स्थापना 1907 में हुई। चिपको आंदोलन, हिमालय पर्वत और उचित आवृत्ति खंडित श्रेणी, ये आपके साथ, ये आपकी छठी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपकी दूसरी, छठी रही, सातवीं, इसके बाद में ये आपकी पहली रहेगी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दूसरा है सहसंबंध के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। पहला धनात्मक सहसंबंध लिख लेना है और दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक। तीसरा है HDI का पूर्ण रूप लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक। चौथा है चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो समांतर माध्य। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है तेज हवा, जल प्रवाह और मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई। चलिए तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, तेज हवा, जल प्रवाह और मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई। किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी? तो चीन में, ठीक है। किसमें? चीन ने। परिक्षेपण क्या है? तो इसकी परिभाषा आपको कर लेनी है, ठीक है। इसके नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं इनको फिल कर देती हूँ। चलिए ये यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। लास्ट का आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद में ये आपका छठा प्रश्न, निम्न श्रृंखलाओं के आधार पर बहुलक की गणना कीजिए। जैविक कृषि के 2 लाभ लिखिए। सहसंबंध के प्रकार बताने, मानव विकास के 2 संकेतों के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये आपका 10वां प्रश्न। अथवा सहित 23 प्रश्न की PDF आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, उस लिंक से आप वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के 2 कार्य बताने हैं। प्राथमिक आंकड़े को परिभाषित करना है। नीचे 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दिए गए हैं, 80, 72, 55, 45, 76 और 68। समानता माध्य की 2 विशेषताएं बतानी है। मानव पूंजी का अर्थ लिखना है, ठीक है। ये आपका 16वां प्रश्न। ये 17वां, किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आंकड़ों से निम्न चतुर्थक के मान का परिकलन कीजिए, ठीक। देखिए यह है आपका 18वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 19वां प्रश्न, 19वें का ये आपका 20वां हो गया, ठीक है। ये आपका 22वां, 22वें के बाद में है ये आपका 23वां, ठीक है। चलिए तो हमने सेट B भी यहाँ पर सोल्व कर लिया है। चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और देखिए अब हम करेंगे सेट C को सोल्व, ठीक है। यहाँ पर ये
देख लीजिए आप कोड नंबर पे आप जरूर ध्यान दें, G11063, ठीक है, 1163 इकोनॉमिक्स का है ये आपका। चलिए तो बढ़ते हैं सेट सी की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है। तो मानव पूंजी की भौतिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी, साक्षर पूंजी। तो इसका आंसर है आपका आ, मानव पूंजी। दूसरा है सांख्यिकी के जनक है। तो सांख्यिकी के जनक है गॉटफ्राइड एकेनवाल, ठीक है, इसका आपका रहेगा बा। तीसरा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो पूंजीवादी है, समाजवादी कि साम्यवादी या मिश्रित। तो इसका आंसर रहेगा आपका मिश्रित, ठीक है। चौथा है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या है? वर्गीकरण का है कि सारणीयन का है, विश्लेषण का है, निर्वचन का है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण का, ठीक है। पांचवा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है रासायनिक खादों का प्रयोग, ठीक है। छठा है P0 बताता है। तो P0 क्या बताता है? चालू वर्ष की कीमत। क्या है इसका? चालू वर्ष की कीमत। चलिए ये आपके हिंदी वर्जन वालों के लिए हुए। अब देखिए इंग्लिश वर्जन वालों के। पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। पहला, द स्टॉक ऑफ स्टील्स एंड expertise of nation at given point in time at a certain point in time। तो इसका आंसर आएगा आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। दूसरा द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज। तो इसका आएगा गॉटफ्रेड एकेनवाल, ठीक है। तीसरा है द नेचर ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी इज। तो इसका है आपका मिक्सड, ठीक है, मिक्सड यानी मिश्रित। पांचवा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसका आंसर आएगा आपका पांचवे का यूज ऑफ केमिकल, ठीक है। और इसका आएगा P0 टेल्स। इसका है करंट ईयर्स प्राइस, ठीक है, इसका आएगा करंट ईयर्स प्राइस। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू की गई। तो 1991 में। कब की गई है? 1991। दूसरा है उत्पादन खालिस्तान क्रिया का एक भाग है। आर्थिक क्रिया का किसका है? आर्थिक। तीसरा निर्देशांक आर्थिक खालिस्तान होते हैं। बैरोमीटर। चौथा है मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि वाले क्षेत्र में। कौन से? कृषि। पांचवा खालिस्तान समकमाला को बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका। छठा है भारत में वर्ष खालिस्तान में TISCO टिस्को की स्थापना हुई थी। 1907 में। कभी थी? 1907 में, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इंडिया इन द ईयर। तो इसका आएगा 1991। प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ खालिस्तान प्रोसेस इकोनॉमिक। तीसरा है इंडेक्स नंबर आर इकोनॉमिक। तो इसमें आपका रहेगा बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर आएगा इसमें।
सीरियसनल तो ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द खालिस्तान सेक्टर, तो इसका आएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, मीडियम, ठीक है, मीडियम है, मीडियम डिवाइडेड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। छठा है TISCO टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 97। ठीक है, फिर है हमारे सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण क्षति के कारण का एक कारण है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है भारत में एक संतान नीति को अपनाया गया था, तो ये असत्य है। ठीक है, भारत में ऐसी किसी भी नीति को नहीं लागू किया गया है और ना ही अपनाया गया है। ठीक है, लागू ही नहीं किया गया है तो अपनाएगा कहाँ से, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, तो यह असत्य है आपका। चौथा है पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना 1991 में प्रारंभ हुई थी, तो यह असत्य। 1955 नहीं हुई थी, कब हुई थी? 1955 में, याद रखिएगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो असत्य है ये। ठीक है, सूचक तो पढ़ता है, तो इसलिए ये आपका असत्य है। अगला है फीसर का सूचकांक का आदर्श सूचकांक है, तो ये है सत्य। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए 6 तरह के आपको हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ। साथ में आपकी रहेगी एक स्पेशल PDF जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी, NCERT कोचिंग ऐप। ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेमो बता देती हूँ उसका। देखिए आपको प्ले स्टोर खोलना है, ठीक, सर्च करना है NCERT कोचिंग। ये NCERT कोचिंग देख लीजिएगा, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो ये ऊपर ही आ जाएगी। NCERT कोचिंग के नाम से जो एप्लीकेशन रहेगी ना, वही रहेगी हमारी एप्लीकेशन। तो डाउनलोड आपको कर लेना है। ठीक, इसके बाद में आप जब ओपन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा खुलेगा ये। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ आपका डाटा भरना है, जैसे फुल नेम, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट, और आई एग्री पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए आप ये मैं समझिएगा कि कुछ फेक है या हम कुछ आपसे यहाँ पर कुछ करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिन फिक्र रहिए, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। और जानकारी आपको लेनी हो और पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, हम उन पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बैग जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन में भी वही ईमेल भरनी है जो आपने रजिस्टर करने पे भरी है, जो पासपोर्ट बनाए थे वही पासपोर्ट आपको डालना है। तो ईमेल और पासपोर्ट आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आई एग्री, इस पे भी आपको टिक मार्क कर देना, फिर आपको कंटिन्यू कर देना। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ऑप्शन आ जाएंगे, आपको चूज कर लेना है। ठीक है, सारी प्रोग्रेस आपको समझ में आ जाएगी। एक वीडियो भी दिया गया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी एप्लीकेशन के लिए। प्रॉपर आपको यदि चाहिए एकदम प्योर चीज़ें, प्योर माल, तो समझ लीजिए जो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश वर्जन वालों के रीड कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स। तो देखिए एक्सेस एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज वन काउस ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, तो ये आपका राइट है, ट्रू आएगा, इसमें पूरा ट्रू करना है। दूसरा है वन चाइल्ड पॉलिसी वाज एडोप्टेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। तीसरा है द सम ऑफ डिवाइशंस ऑफ टर्म फ्रॉम द मीडियम इज 0, ये आपका फॉल्स है। चौथा है पाकिस्तान 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन 1951,
तो ये आपका फाल्स है। पांचवा है इन्फॉर्मेंट्स फील द क्वेश्चन नियर देमसेल्व्स, तो ये आपका रहेगा फाल्स। और छठा है फिशर्स इंडेक्स नंबर इज अन आइडियल इंडेक्स नंबर, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गया। इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है तथ्यों का समूह, तो तथ्यों का समूह है इसी के आगे। ठीक है, सांख्यिकी, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है अनुसंधान से प्राप्त आंकड़े, ये द्वितीयक समक। तीसरी है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि है समग्र जनसंख्या। मुद्रा की क्रय शक्ति का माप, थोक मूल्य सूचकांक। और करवे समिति है 1955, ये आपकी पांचवी। मानव पूंजी सक्रिय पूंजी। और योजना आयोग की स्थापना 1950। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए सेट ऑफ फैक्टर्स। ठीक हो गई। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको रीड करना है। भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपको वही देंगे प्रॉपर जो परीक्षा में 100% पूछी जाएगी, और यही इसमें से ही आपका पेपर बन के आएगा। 6 मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं और साथ में स्पेशल PDF। समझ लीजिए इनमें से ही आपका पेपर आ गया, आपने पेपर ही सोल्व कर लिया। समझ लीजिए इस तरह से पूरा पेपर आपका इन्हीं 6 सेट पेपर में से और स्पेशल PDF में से फंसेगा। ठीक है, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। देखिए सहसंबंध गुणांक की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसका आंसर, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, दूसरा है चीन में कौन सी कीमत लागू की गई थी? नियत कीमत। और तीसरा है पद विचलन रीति का प्रयोग कौन सी श्रेणी में किया जाता है? सतत श्रेणी में। चौथा है ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है सतत विकास। क्या है इसका? सतत, यहाँ पे लिख सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। पांचवा है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा x, ये आएगा इसका बार इज इक्वल टू सिग्मा x। ठीक है, अपान रहेगा n, क्या आएगा? अपान n। ठीक है, चलिए छठा है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहेंगे? उदासीकरण। और सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य क्या दर्शाता है? सहसंबंध का अभाव। सहसंबंध का अभाव। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, तो देखिए पहला हम यहाँ पर रेड करते हैं द प्रोपाउडेड द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरेलेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसका आएगा आपका चार्ल्स एडवर्ड
ईयरमैन, ठीक है। दूसरा है विच प्रीसिंग पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन चीन, डाउट प्राइस पॉलिसी, तो इसका आएगा आपका फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, एक फिक्स्ड प्राइस है। तीसरा है इन विच सीरियस स्टेप डिवाइसन मेथड इज यूज्ड, तो तीसरे का आंसर ये यहाँ पर लिख दिया है मैंने, थोड़ी सी यहाँ पे जगह का अभाव कम था, तो ये आएगा आपका कंटिन्यूस सीरियस, ठीक है। चलिए हो गया, तो यहाँ से आप बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आपका यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र है ना, वो आपको यहाँ से कर लेना है इंग्लिश वर्जन वालों को, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए यहाँ पर लिख नहीं पाई मैं, बाकी के आंसर रहे बाकी के, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भारत में योजना को क्यों चुना? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 कार्य बताने हैं, मनरेगा योजना के 2 मुख्य बिंदु बताने हैं, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, चर क्या क्या होते हैं, मानव विकास संकेतक लिखिए, ठीक है, समांतर माध्य की कोई ही 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो अभी मैंने आपको ऐप के बारे में बताया था उसी पर, ठीक है। जो 6 तरह के आपके मॉडल पेपर है, इनकी 6 से 23 तक के सॉल्यूशन की PDF वहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है। वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, इनके आंसर को देखिए। तो पहला यहाँ पर अथवा माध्यिका के गुण लिखिए। 12वां है अपकिरण की माप के 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है। मानव पूंजी और मानव विकास में 2 अंतर लिखिए। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? 15वां प्रश्न है द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत बताइए। 16वां प्रश्न है आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसी के नीचे ये आपका अथवा है। और देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के भी वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आप भी वहाँ से ऐप पर से कंप्लीट करें इन प्रश्नों के आंसर को। 17वां प्रश्न है प्राथमिक तथा द्वितीयक समकों में अंतर लिखिए। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के कोई 3 उपाय लिखिए। 19वां परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे? आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। 21वां भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है? और यह आपका 22वां प्रश्न है निर्देशांकों की रचना करते समय किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये इसका अथवा है 23वां प्रश्न निम्नलिखित छात्रों के औसत प्राप्तांकों का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे सेट सी के। चलिए हो गए। यहाँ पर देखिए ये आपका सेट सी भी हमने सोल्व कर लिया। अब बारी है सेट डी की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका सेट डी है। चलिए हम सेट डी को भी इसी तरह से सोल्व यहाँ पर करेंगे अच्छे से। अभी तक आप हमारी जो पर्सनली ऐप है NCERT कोचिंग आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, तो प्ले स्टोर से आप NCERT कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इन सारे मॉडल पेपर की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। जो स्पेशल PDF हम शाम को डालेंगे, ठीक है, शाम को आपकी डलेगी परीक्षा के 1 दिन पहले, ठीक, वो आपको वहीं पर प्रोवाइड होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इकोनॉमिक्स के सेट डी के प्रश्नों की ओर। उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है, ठीक है। तो पहला क्या है कि उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता, ठीक है। मौद्रिक सहायता यानी कि हम कोई सा भी कारोबार खोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। तो किसी भी उत्पाद को खोलने के लिए सरकार जो हमें पैसे देती है, हमारी जो सहायता करती है, उसमें थोड़ी बहुत, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? सहायकी कहेंगे, कोटा कहेंगे, कि भूमि सुधार कहेंगे, कि ये निवेश कहेंगे? तो हम कहेंगे सहायकी, ठीक है, इसके नाम में ही छिपा है। देखिए मौद्रिक सहायता क्या कहलाती है? सहायता यानी कि सहायकी, कि वो सहायक होते हैं। चलिए तो इसका आएगा आपका A नंबर का।
दूसरा है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या रहेगा? वर्गीकरण रहेगा, सारणीयन रहेगा, विश्लेषण रहेगा कि निर्वचन रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्गीकरण। ठीक है, सभी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण का मतलब है कि अलग अलग काम को बांटना है, ठीक है, हिस्सों में बांटना। तो इसका रहेगा आपका आ। दूसरा है सांख्यिकी के जनक है। तो सांख्यिकी के जनक कौन है? गोटफ्राइड एकेनवाल। इसका रहेगा गोटफ्राइड एकेनवाल। चौथा है ऐसा श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित रूप से कार्य कर नियमित वेतन प्राप्त करता हो हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। ठीक है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। चलिए, पांचवा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। ठीक है। चलिए, छठा है सूचकांक मापते हैं। सूचकांक क्या मापते हैं? संबंधी चरों के एक समूह, ठीक है, समूह में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, ये चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, पहला है मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्टिव वर्क इज कॉल्ड। तो इसका आएगा आपका पहला, ठीक है, सब्सिडी। दूसरा है ठीक है, पहला में क्या आएगा आपका? सब्सिडी। दूसरा है द फर्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटिंग डाटा इज। इसका रहेगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तीसरा है हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। तो इसका होगा गोटफ्राइड एकेनवाल। चौथा है ए वर्कर हु वर्क्स रेगुलरली इन अन enterprise and receive regular salary is called। तो चौथे का होगा आपका रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ये आपका सी। पांचवा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन द सेंस कंडक्टेड इन इंडिया। तो ये रहेगा आपका 10 ईयर्स। ठीक है, और छठा है व्हाट डज इंडेक्स नंबर। तो ये होगा आपका, ठीक है, द चेंज इन ए सेट ऑफ रिलेटेड, ये आपका डी। और ये मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगाया आपका डी का। ठीक है, चलिए, तो मैंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किया है और थोड़ी सी इंग्लिश के बोलने की को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से आपको एक बार रीड कर लेना है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खालिस्तान वह मान जो श्रृंखलाओं में सबसे अधिक बार आता है। तो क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, हम क्या कहेंगे उसे? बहुलक। दूसरा है खालिस्तान कृषि वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। जैविक कृषि क्या कहलाएगी? जैविक कृषि। तीसरा है जब आंकड़े का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। कालिक वर्गीकरण, कालिक वर्गीकरण। चौथा है सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि खालिस्तान कहलाती है।
स्फीति। और भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई 1907 में। छठा है आर्थिक तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। सांख्यिकी तथ्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपके है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है इसमें आपका फिल होगा मूड। ठीक है, इज द वैल्यू द प्रिपेयर मोस्ट इन द सीरियस। ठीक है, दूसरा है डॉट डॉट एग्रीकल्चर इज ए मेथड डेट रेस्टोर्स एंड प्रोमोट्स। ठीक है, प्रोमोट्स इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तीसरा है व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम इट इज कॉल्ड डॉट डॉट क्लासिफिकेशन। चौथा है ए कंटिन्यूज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड। तो इसका आएगा इन्फ्लेशन आएगा इसमें। पांचवा है TISCO वाज एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर तो 97। ठीक है, छठा है इकोनॉमिक फैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले। पूरा प्रयास मैंने किया है आपको बताने का। ठीक है, कोई भी गलती हो तो माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी निम्न उत्पादकता का एक कारण है। तो ये आपका पहला है असत्य। दूसरा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य चीन में बड़े पैमाने पर कृषि का विकास करना था। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। मैंने गलती से इसे सत्य बोल दिया और इसे असत्य, तो ये आपका सत्य रहेगा पहला। दूसरा है जब आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। तो सत्य है। चौथा है समतक वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो चौथा सत्य है। वनों का विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करता है। तो ये है असत्य। तो ये आपका असत्य क्यों है? क्योंकि हमें वनों से यानी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका असत्य है। माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को 4 समान भागों में बांटता है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है, ऊपरी और निचला। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है आपका लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इज वन ऑफ द सीरियस फॉर लो प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, दूसरा है द पर्पस ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज द डेवलप एग्रीकल्चर ऑन ए लार्ज स्केल इन चीन। तो ये है आपका
false. तीसरा, when you buy goods to satisfy your needs, ठीक है, when you are called in consumer, तो ये तीसरे का आपका रहेगा ट्रू। ठीक है, अब बाकी का आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा देती हूँ मैं, ये आपका रहेगा, सॉरी ये आपका ट्रू है ना, ट्रू है, ये भी आपका ट्रू रहेगा, ये फाल्स है और ये फाल्स है। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी। पहली है आंकड़ा संग्रहण विधि, तो ये है आपकी समस्या की पहचान। दूसरी, परिजनों का प्रथम चरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। थोक कीमत सूचकांक, यह है मुद्रास्फीति दर का मापन। और उपभोक्ता कीमत सूचकांक है जीवन निर्वाह सूचकांक। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो पांचवे की रहेगी महारत्न। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो ये है प्रशांत चंद्र। ठीक है, ये आपकी छठी। और मानव पूंजी के स्रोत व्यक्ति आय, ये। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी जोड़ी हुई। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है वैश्विक उष्णता का एक कारण है, तो कृषि और मछली पालन। इसका रहेगा आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसमें आएगा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ठीक है, का उत्सर्जन। दूसरा है गुणात्मक आंकड़ों की व्याख्या में सामान्यतः कौन सा माध्य प्रयुक्त होता है? माध्यिका। तीसरा है किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी? चीन में। किसमें की गई थी? चीन में। चौथा है चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? समांतर माध्य। चलिए, पांचवा है ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। और छठा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ? 2017। सातवां है उपभोग एवं उत्पादन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्ययन का तृतीय भाग कौन सा है? वितरण। कौन सा है? वितरण वाला। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपको रीड कर लेना है। ठीक है, देखिए, छठा प्रश्न है बहुलक की परिभाषा लिखिए। सातवां है औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के कोई दो कारण लिखिए। शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण अज्ञात माना जाता है, क्यों? नौवां है भारत, चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विशेषताओं को निम्न शीर्षक के अनुसार बताइए। एक संतान नियम, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उच्च प्रजनन दर और जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व। चलिए, फिर है हमारा 10वां प्रश्न, G20 से क्या आशय है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 से 23 तक के 8वें सहित जो प्रश्न की आंसर शीट है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। एप्लीकेशन पर आपको कैसे जाना है और आपको स्पेशल PDF कहाँ पे मिलेगी? तो देखिए, आपको प्ले स्टोर खोल लेना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। क्या सर्च करना है? NCERT कोचिंग। ये ठीक है, NCERT कोचिंग आप सर्च करेंगे तो NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी। इसको आपको डाउनलोड
कर लेनी है। ठीक है, आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, आप अपने क्लास के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अनुसार चुन लीजिएगा। ठीक है, और किसी भी जानकारी के बारे में आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं और एप्लीकेशन का एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है चैनल के ऊपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इन प्रश्नों की आंसर शीट आपको ऐप पर ही मिलेगी। ठीक, चलिए गुणात्मक वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। सांख्यिकी के कोई ही दो कार्य लिखिए। एक अच्छी प्रश्नावली की कोई ही दो गुण बताने हैं। ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, कीमत सूचकांक एवं मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है। ठीक, 15 प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद में है ये 16वां प्रश्न। इसमें माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि द्वारा करनी है। 17वां है ऊर्जा के मुख्य पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, नाम आपको बताने हैं। 18 भारत में कुछ प्रमुख फसलों के आंकड़ों के आधार पर सरल दंड आलेख बनाइए। ठीक है, ये देखिए, यह है आपका 19वां प्रश्न। योजनाओं के कोई ही 3 लक्षण समझाइए। 20वां उदारीकरण का अर्थ एवं कोई ही 2 विशेषताएं बताइए। 21वां है माध्यिका के कोई ही 2 गुण एवं 2 दोष बताइए। 22वां है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति एवं स्वर्णिम क्रांति का संबंध किन उत्पादन से है। ठीक है, 22वां हो गया। इसके बाद में है ये 23वां प्रश्न। सहसंबंध को परिभाषित करते हुए सहसंबंध के प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं सेट पेपर डी में। अच्छे से हमने सारे सेट को यहाँ पर कंप्लीट कर सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमने सेट डी भी सोल्व कर लिया यहाँ पर। अब हम इसे साइड में रखते हैं और देखिए अब हम करेंगे सेट ई सोल्व। ठीक है, ये आपका सेट ई रहेगा इकोनॉमिक्स का। चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की। अच्छे धैर्य और शांति बनाकर रखनी है। ठीक है, केवल मात्र आपके 2 सेट और रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अच्छे से आपको क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब सेट ई के प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1947 में, 1948 में, 1949 में कि 1950 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1950 में। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ये थोड़े से रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, मिसप्रिंट हो गया है। तो स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी, 1974 में। देखिए तीसरा है कि निम्नलिखित में से खंडित चर है। तो खंडित चर आपका बनेगा छात्रों की संख्या। ठीक है, क्या है इसमें, छात्रों की संख्या। चौथा है आधार वर्ष होता है तुलना या संदर्भ वर्ष का। 5वां है मानव पूंजी का निर्माण के स्रोत है उपरोक्त सभी। 6ठा है गणना के दौरान धन तथा ऋण चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किसमें, माध्य विचलन में। क्या है इसका, माध्य विचलन। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला है इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, 1950। दूसरा है व्हेन वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका आपका रहेगा 1974। ठीक है, वो हिंदी में आपके थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं तो इस तरह से सन रहेंगे। इसमें आंसर आपका आएगा 1974। ठीक है,
और तीसरा है इज ए फ्रेगमेंटल वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका है तीसरे का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द बेस ईयर इज की रहेगा कंपेरिजन आर इफे रेफरेंस ईयर। पांचवा है ह्यूमन कैपिटल इज आर द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द एबो। प्लस एंड मिनट ड्यूरिंग कैलकुलेशन साइन आर इग्नोर्ड। तो इसका आपका होगा इन मीन, ठीक है, ये आपका बी रहेगा इसमें राइट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है निर्देशांक खालिस्तान भी कहा जाता है। निर्देशांक को सूचकांक क्या कहेंगे? सूचकांक। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं को खालिस्तान विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। 3 कितने में? 3 आर्थिक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीसरा है एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान कहलाता है। वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। चौथा है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान है अधिक। प्रमाप विचलन खालिस्तान से निकाला जाता है माध्य, इसमें माध्य। और खालिस्तान कर वे कर है जिनका भार दूसरों पर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, क्या आएगा इसमें? अप्रत्यक्ष। चलिए, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहला देखिए, इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल, ठीक है, मैनेजमेंट। दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डॉट क्लासेस इंडस्ट्री। तीसरा है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। चौथा है द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया इज मोर देन इन urban एरियाज, ठीक है। पांचवा है स्टैंडर्ड डिवाइसन इज कैलकुलेट फ्रॉम मीन। छठा है इनडायरेक्ट टेस्ट एंड दोज टेस्ट हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के भी हुए। अब बढ़ते हैं सत्यासत्य की ओर। देखिए, पहला HDI के मुख्य घटक 3 हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा प्रचलन बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी का काम बेरोजगारी आम प्रकार है, सत्य। तीसरा है सांख्यिकी के निष्कर्षण औसत रूप में सत्य होते हैं, सत्य। सहसंबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, तो असत्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, ठीक है, शून्य भी रहता है। पांचवा सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, तो ये आपका सत्य है। विचलन सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला देखिए, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ HDI, ठीक है, ये आपका राइट है। और दूसरा आपका भी राइट रहेगा, तीसरा भी। चौथा आपका रॉन्ग है, ठीक है। द कलेक्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद में
ये आपका पांचवा राइट है। और डिवाइसन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है आवश्यकताएं। आवश्यकता है असीमित, हमारी जो आवश्यकता है वो उनके कभी छेव नहीं आता। ठीक है, चरों के मूल्य खंडित श्रेणी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में हुआ। और उच्चतम आवृत्ति है बहुलक। क्या है? बहुलक। भारत में दक्कन का पठार है काली मिट्टी में समृद्ध। कुशल श्रमिक के अधिक आय। और मानव पूंजी के स्रोत शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, श्रम से आशय क्या है, इसकी परिभाषा भी देखेंगे हम। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन मुख्य कारण है इसका जल और वायु जैसे प्राकृतिक शक्तियों से। ठीक है, सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया? एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस की रोजगार की गारंटी कौन सी योजना में है? भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक है? और 6, 7, 9, 11 तथा 12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य होगा आपका 9। और छठे में आपका रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, यानी कृषि के अंतर्गत आता है। चलिए अब बाकी के जो आपके प्रश्न के आंसर बचे हैं इनको देख लेते हैं। ये देखिए, श्रम बल हम किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। श्रम बल का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो काम करने के इच्छुक है और काम कर रहे हैं। ठीक है, हम श्रम बल किसे कहेंगे? कि ऐसे व्यक्तियों को कहेंगे कि जो काम करने के इच्छुक है। ठीक है, यानी कि रोजगार में है और काम कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगारी कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो क्या है? बेरोजगार है। ठीक है, तो श्रम बल का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो काम करने के इच्छुक है और काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? श्रम बल कहेंगे। ठीक है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण जल और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों से है। ठीक है, तीसरा है CSO का पूर्ण रूप। तो CSO का पूर्ण रूप है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और पांचवे का है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और चौथे में आएगा फ्रांसिस गोल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गोल्टन आएगा इसमें। पांचवा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। छठे का तो हमने देख लिया, सातवें का भी देख लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस वर्ड। देखिए पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय लेबर फोर्स। दूसरा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोशन। तीसरा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO। चौथा है हु डेवलप्ड द कोरेलेशन टेचिक्यूनी। ठीक है, ये आपका रहेगा। और ये आपका पांचवा। और 9 यहाँ छठा और सातवें मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9। चलिए इनके भी हम आंसर देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सारे प्रश्न के अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी डेफिनेशन आप कंप्लीट करें। केवल मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है। तो 2 से तो आपके 7 तक के प्रश्न के आंसर है ये सभी। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी देश में मानवीय पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? निर्देशांक की
निर्देशांक की रचना करते समय किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी किसे कहा जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सहसंबंध को परिभाषित कीजिए और प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक समूह के नाम लिखिए। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? माध्यिका से क्या आशय है? समांतर माध्य को परिभाषित करना है। पर्यावरण का क्या अर्थ है? औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं लिखिए। विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन एवं मत्स्य पालन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। इसमें समांतर माध्य की 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे पेन में बदल लेती हूँ। चलिए, यह आपका 20वां वैश्वीकरण के 4 लाभ बताने हैं। 21वां वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा, बेरोजगारी से क्या आशय है? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख 3 प्रकार बताने हैं। निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। हो गए सारे प्रश्न आपके सेट ई के, जो कि हमने अच्छे से सोल्व किए हैं। ठीक, तो ये आपका सेट ई हो गया। चलिए इसे अब हम साइड में रखते हैं और अब हम लास्ट यहाँ पर सेट देखेंगे, सेट एफ। ठीक है, तो सेट एफ के भी उसी तरह से हम सारे प्रश्न अच्छे से सोल्व करेंगे। अभी तक आप बने हैं क्लास में, तो थोड़ी देर और आप बने रहेगा। ठीक है, ये लास्ट सेट है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ये क्लास आपकी साबित होने वाली है 28 फरवरी के दिन। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेट एफ के प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि सरल सहसंबंध का परास होगा। तो सरल सहसंबंध का परास होगा -1 से +1 तक। ठीक है, इसका आपका रहेगा सा। दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का माध्य है, तो इन संख्याओं का माध्य बनेगा 6। क्या बनेगा? 6। तीसरा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, उक्त परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी है A.L. बाउले ने। किसने दी है? A.L. बाउले ने। चौथा है भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता। पांचवा है वस्तु एक सेवा कर कब लागू हुआ? तो वस्तु एक सेवा कर ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 2017 में। कब हुआ था? जुलाई 2017। छठा है दंड आलेख है, तो क्या है? एक विमी आलेख है, एक विमी आलेख। ठीक है, इसका रहेगा आ। चलिए हो गए। इसके बाद में हमारे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन विल बी, तो इसका रहेगा ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाता है कभी -1, 2 + 1। दूसरा है द मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 इज, तो इसका रहेगा 6। क्या आएगा इसमें? 6। तीसरा स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग इज द डेफिनेशन। ठीक है, गिवन बाय, तो ये दी थी A.L. बाउले ने। वेयर इज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेट, तो इसका रहेगा कोलकाता। क्या आएगा इसमें? कोलकाता। और व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड, तो ये रहेगा आपका जुलाई 2017। बर डिग्राम इज,
तो इसका रहेगा पहला ए नंबर वाला। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? कलिक। क्या कहेंगे? कलिक वर्गीकरण। कलिक वर्गीकरण। दूसरा है भारत चीन। ठीक है, मिसप्रिंट है। भारत कीमत सूचकांक का सूत्र खालिस्तान है, तो ये आपका सिग्मा P1 डबल अपान सिग्मा P0 डबल। ठीक है। तीसरा है चीन में वर्ष खालिस्तान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया था 1958 में। चौथा है बहुलक को खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है, जेट के द्वारा। पांचवा है खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक। छठा है संसाधनों के खालिस्तान प्रयोग होते हैं, सीमित या वैकल्पिक। या वैकल्पिक। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, सत्य देखते हैं। चीन गणराज्य की स्थापना 1953 में हुई, तो ये आपका असत्य है, ये हुई 1949 में। तीसरा है वर्गीकरण अपरिष्कृत आंकड़ों का क्रमबद्धता प्रदान करता है, यह है सत्य। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई, सत्य। ठीक। चौथा है सांख्यिकी आर्थिक अर्थ समस्याओं का समाधान करती है, ये भी आपका सत्य है। पांचवा प्रजनन बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है, तो ये आपका सत्य है। छठा है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका फाल्स है। ठीक है, फाल्स रहेगा। ये ट्रू है, ये भी आपका ट्रू, ये भी ट्रू, ये आपका फाल्स और ये ट्रू रहेगा। ठीक, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए। ठीक है। दूसरे श्रृंखलाओं में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान कौन सा है? बहुलक। तीसरा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो ये उपभोक्ता ये CPI। ठीक है, क्या रहेगा? CPI सूचकांक। तो सूचकांक है आर्थिक नीति निर्माण में सहयोगी, ये आपकी चौथी सूचकांक हो गया। 1950 योजना आयोग पांचवी, और विश्व व्यापार संगठन ये है 1995, और ये सातवीं आपकी 1982। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर को। और देखिए पहला है प्राथमिक क्षेत्र के दो उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के दो उदाहरण है कृषि और मछली पालन। दूसरा है आर्थिक रचना का एक उदाहरण लिखिए, बिजली परिवहन। ठीक है, परिवहन। तीसरा है बहुलक किसे कहते हैं? तो वह मान जो किसी डेटा सेट में, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वह मान जो किसी
डेटा सेट में सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, उसे हम बहुलक कहेंगे। चौथा है किसी एक महारत्न कंपनी का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ठीक है। चलिए, पांचवा आयत चित्र क्या है? तो आयत चित्र, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बाद में बता दूंगी इसको, पहले हम इसे देखें। छठे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह है पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। सूचकांक में P1 क्या दर्शाता है? तो P1 चालू अवधि के मूल्य को दर्शाता है। P1 चालू अवधि के मूल्य, ठीक है, मूल्य को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए आयत चित्र क्या है? तो देखिए यह है एक प्रकार का बार ग्राफ जो डेटा की आवृत्ति दिखाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? आयत चित्र कहेंगे, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गए आपके। छठा प्रश्न देखिए, निजीकरण क्या है? सातवां है दो प्रकार के माध्य के नाम लिखिए, योजना को परिभाषित कीजिए, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, किन्हीं दो वैश्विक समूह के नाम लिखिए, ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर के लिए आप NCERT कोचिंग ऐप पर डाउनलोड करें, वहाँ पर सारे प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे। 11वां है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, सहसंबंध की परिभाषा लिखिए। 13वां मानव पूंजी किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न है सांख्यिकी क्या है। 15वां है निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के बहुत ही सिंपल प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, बहुत सरल आपका पेपर आएगा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। 17वां वैश्विक उष्णता क्या है। 18वां प्राथमिक आंकड़ों की 3 विशेषताएं लिखिए। सूचकांक संख्या के 3 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के 2 लाभ बताइए, ठीक है। आपका 20वां प्रश्न। इसके बाद में है 21वां क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने के 4 कारण लिखिए। प्रश्नावली का अर्थ समझाइए, प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए, ठीक है। और 23वां है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने सेट ऐप के भी प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर लिए प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। और आपके इस तरह से 6 मॉडल पेपर यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये है हमारा सेट ऐप, ठीक है। तो ये था हमारा सेट ए, ये सेट बी, इसके बाद में सेट सी, सेट डी, और ये ई, और लास्ट हमने ये अभी देखा सेट एफ, ठीक है। तो ये आप 6 मॉडल पेपर साथ में जो स्पेशल PDF आपको हम ऐप पर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आप 80 के 80 नंबर पक्के कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, और समझ लीजिए एक तरह से एक ब्रह्मास्त्र की तरह ये आपके लिए काम करने वाली है 28 फरवरी के दिन। तो इसको आप कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा सारे सेटों को। 6 मॉडल पेपर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से आपका पेपर बनकर आ जाएगा, ठीक।